हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सोचा आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, नहीं देखा तो जाके वीडियो देख सकते हो, बहुत ही शानदार वीडियो बनी। तो इस वीडियो में हम सेकंड लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि फर्स्ट लॉ को हमने कहां छोड़ा था। तो फर्स्ट लॉ की जो लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो ये थी बेटा कि इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। एक ही बात है। सो देखो, अगर मान लेते हैं ये हॉट बॉडी है और ये है हमारे पास कोल्ड बॉडी, तो अगर हीट ट्रांसफर की बात करें तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ऑब्वियसली ज्यादा टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करती है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोल्ड से हॉट जाती हो? नहीं ना। तो यही नहीं बताया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये हमें बिल्कुल नहीं बताया था कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे हीट ट्रांसफर कब होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। तो ये बनी थी फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन ये थी कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो क्या होगा, उसके मोशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा, चीज रुक जाएगी। तो उसने ये बताया था, मतलब जो लिमिटेशन कहती है कंडीशंस अंडर व्हिच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। ये बहुत अच्छी बात है कि मैकेनिकल वर्क मतलब गाड़ी चल रही है और वो फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या उसी हीट को दोबारा से गाड़ी चलाने में यूज कर सकते हैं, मतलब दोबारा से मैकेनिकल वर्क में बदल सकते हैं या नहीं? नहीं समझ आया? दोबारा समझते हैं। अगर मान लेते कोई गाड़ी चल रही है, उसके टायरों से हीट प्रोड्यूस होती है, तो काम से मैकेनिकल वर्क से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या उसी हीट को हम दोबारा यूज करके गाड़ी को चला सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो उसके बारे में भी नहीं बताया था। और तीसरी जो थी वो थी एक्सटेंट टू विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कॉन्टिन्यूअसली। मतलब ये है कि हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, बट कॉन्टिन्यूअसली कब तक होगी ये नहीं बताया था। मान लेते एक हमने हीट इंजन लिया, हीट इंजन चला रही है, पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहा है। तो ध्यान देंगे, मैंने यहां पर एक सिलेंडर बनाया और सिलेंडर के अंदर पिस्टन। नाउ अगर मैं इसे हीट दूं तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है, वर्क डन होगा। तो ये जो हीट जा रही है और ये पिस्टन ऊपर आ रहा है, तो क्या ये कितनी हीट कितना वर्क डन करेगी, ये भी नहीं बताया था। कि इसमें से कुछ पार्ट वेस्ट भी होगी, उसने ये नहीं बताया था। मान लेते हैं कि 100 जूल मैंने इसको हीट दी, तो क्या ये 100 जूल का वर्क डन करेगी? नहीं करेगी। क्यों? कि कुछ पार्ट ऑफ हीट वेस्ट हो जाती है टू द सराउंडिंग, डिसिपेट हो जाती है, जिसकी वजह से एक इंजन की एफिशिएंसी कम होती है। अगर इंजन की एफिशिएंसी 100% हो तो उस केस में गाड़ी धुआं भी ना निकाले, सिर्फ चले, पेट्रोल डालो और चलाओ, कोई धुआं नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, क्लीन एंड क्लीन। तो चलो शुरू करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस है वही सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। तो केल्विन प्लैंक ने हमें बताया था, उन्होंने ये बताया था सेकंड लॉ को डिफाइन करते हुए, दैट इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन व्हिच विल प्रोड्यूस नॉट अदर इफेक्ट अदर देन द एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन। उन्होंने ये बताया था कि जितनी भी हीट ली जाएगी रिजर्वॉयर से, वो सारी की सारी इक्विवेलेंट वर्क डन में बदली नहीं जाएगी, उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट सिंक में, मतलब लोअर टेम्परेचर पे वेस्ट होगा, जिसकी वजह से एक इंजन की, एक मशीन की और एक वर्किंग सब्सटेंस की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और ऐसे ही क्लॉसिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, वो कहते हैं कि इट इज इंपॉसिबल टू सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर। उन्होंने ये बताया था कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मशीन विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंसी मतलब होता है कोई भी पंप, जैसे बाहर का पंप यूज करते हैं, बिना पंप के हीट को एक हायर टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा सकती। यस, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पहुंचा सकती है, ऑब्वियस है, बट लोअर टू हायर टेम्परेचर नहीं पहुंचा सकती। उसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे एक रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, ठंडी चीज में से
हीट को निकालता है, बट कैसे? क्योंकि उसके पीछे कंप्रेशर लगा होता है, हीट पंप लगी होती है और उसमें से हीट को और ज्यादा निकाली जाती है। क्या बिना किसी पंप या कंप्रेशर के रेफ्रिजरेटर को चलाया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंसी तो हमें लगानी ही पड़ेगी और ये दो स्टेटमेंट बनाती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही छोटी वीडियो बनने वाली है, बाकी चैप्टर्स की अगर वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब इन सब चीजों के बाद सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि भाई कंक्लूड क्या किया, क्या कहना क्या चाहते हो। तो जैसे क्लॉसिस ने कहा कि कोई भी इंजन बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के नहीं चलता है, तो इसकी सिग्निफिकेंस यूज होती है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी। कभी भी यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी का क्या मतलब है? विद माय मार्कर, यूनिटी मतलब है कि अगर पहले एक बार फॉर्मूला समझा दो, फॉर्मूले से शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा बेटा। जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होता है। तो अगर एफिशिएंसी 1 होगी इट मींस यूनिटी होगी, तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो इनपुट जितनी हीट डालेंगे आउटपुट उतना वर्क डन होगा अगर एफिशिएंसी यूनिटी होती है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सिग्निफिकेंस को बताया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकंड सिग्निफिकेंस कहती है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर नेवर बी इनफाइनाइट, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता है। देखो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली होता है कोई भी मशीन अगर काम कर रही है तो वो अपनी बदौलत कितना काम कर रही है, नेचुरली कितना काम कर रही है, बाहर की एजेंसी से कम काम ले रही है, तो हम उसे बोल देते हैं कि उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करना इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहां पे ये कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में बाहर से पंप कंप्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हम उसे नहीं लगाएंगे तो ये रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा। यस, ये कह सकते हैं कि बाहर से जो पंप लगा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम मतलब कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे बोले इनफाइनाइट कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये छोटा सा टॉपिक था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस और उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो का मैं एंड यहीं पे करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो, और भी अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट कर सकते हो और वहां पर हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हुए मैं लेता हूं आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।